गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मेरा नाम है निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर यूपीएससी ईपीएफओ 2020 के जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए। और आज की हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द टॉपिक, हमारे ईपीएफओ के अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दोनों के पेड कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। आप अगर किसी एक को भी ऑप्ट करते हैं या फिर आप दोनों को ऑप्ट करते हैं, दोनों के प्राइसिंग के अंदर एक डिफरेंस है। दैट इज अभी हम 50% डिस्काउंट पर चल रहे हैं। 1500 रुपीज़ का आपको एक कोर्स पड़ेगा। इफ़ यू बाय इंडस्ट्रियल रिलेशंस इट विल कॉस्ट यू 1500, एंड अगर आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बाय करते हैं इट इज़ अगेन गोइंग टू कॉस्ट यू 1500। अगर आप ये दोनों कोर्सेज एक साथ लेते हैं तो वी हैव एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आप लोगों को उस टाइम पर यू डोंट हैव टू पे अस 3000 रुपीज़। ऑल यू नीड टू डू इज, आपको वो जो 3000 है उसमें आपको 10% कम हो जाएगा, दैट इज 300 रुपीज़। तो आपके लिए द कॉस्ट फॉर द एंटायर कोर्स, जहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज होगा और सेकंड आपका कोर्स होगा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2700। हमारे पास रफली 30 प्लस क्लासेस रहने वाली हैं। इन 30 प्लस क्लासेस के अंदर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ में उनके एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं, उनका थ्योरी पोर्शन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उन सब चीज़ों पर वर्क करते हैं। इसके अलावा हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर वी हैव 21 टेस्ट, जिनमें 16 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 3 करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट है और 2 फुल लेंथ टेस्ट है। और ये प्राइसिंग आपको रहेगा 999 का। दिस इज 50% ऑफ। अगेन ये जो डिस्काउंट्स एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो जितनी जल्दी अवेल कर सके कीजिएगा। और ये जो हमारे अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज या फिर गैप, इनमें से चाहे कोई एक पर्टिकुलर आप कोर्स बाय कीजिएगा या फिर आप दोनों कोर्सेज बाय करते हैं, तो दोनों के साथ में भी आपको ये जो टेस्ट सीरीज है ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। तो मतलब जो हमारे पेड कोर्सेज के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे एक पर्टिकुलर कोर्स लें या दोनों, आप दोनों केसेस के अंदर आपको हमारी जो केस स्टडीज टेस्ट सीरीज है दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू। और अगर आप कोर्सेज की बजाय यू वांट टू ऑप्ट ओनली फॉर टेस्ट सीरीज, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकें, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो ऑल यू कैन डू इज, आप हमारी मेन वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उस पर कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो दिस इज द कोर्सेज, ये हमारा रहेगा। अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि दो पर्टिकुलर पर्सन्स का शायद कोई पर्टिकुलर सोच को लेकर या किसी चीज़ को लेकर उनके दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर शायद एक फ़र्क होगा, शायद एक कुछ और सोच रहा होगा और दूसरा कुछ और सोच रहा होगा। रिकंसाइल करवाने का मतलब होता है कि हम एक एडजस्टमेंट करवाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक तरह से रह सकें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर है जिसका नाम है कैश और दूसरा हमारे पास है बैंक। अब क्या हुआ, हमारे पास कैश में दिख रहा है, यहाँ पर ये जो कैश है ये मेरी कैश बुक है। ये मैंने आपको सब्सिडरी बुक के अंदर बताया था कि कैश बुक के अंदर आपका कैश भी आता है और आपका बैंक बैलेंस भी आता है। मतलब इसके अंदर दो कॉलम्स रहते हैं, एक कॉलम में कैश की बात की जाती है और दूसरे कॉलम में बैंक की। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो बैंक की अकाउंट जो हमने अपनी बुक्स में मेंटेन किया है वो ये है। मतलब मैंने बैंक में पैसे डाले, मैंने बैंक से पैसे निकाले, मैंने किसी को चेक दिया है, इस तरह की चीज़ें हम नोट करते हैं इन दिस पार्ट। तो क्या हुआ, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कैश बुक लिख रही हूँ, लेकिन ये कैश बुक के अंदर कैश वाला हिस्सा नहीं है, दिस इज योर बैंक बैलेंस। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास में कैश बैंक के अंदर 10,000 रुपीज़ पड़े होने चाहिए।
हुआ क्या, बैंक कहता है कि आपके पास पड़े हैं 9980 रुपीज़। मैंने बैंक से पूछा ऐसा क्यों। वो कह रहे थे अगर आप लोग अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं एज इफ आप सबके, आई थिंक अब इस टाइम तक तो आते आते हम सबके पास अपना अपना पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, तो अगर हमारे पास हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट है तो पहले तो सारे पासबुक्स मेंटेन करते थे, इस टाइम पर हम सबके पास में अपनी मोबाइल की एप्स रहती हैं, मोबाइल के अंदर आप ऐप खोलते हो और चेक करते हो कि अकाउंट बैलेंस कितना है। तो अब वहाँ पर क्या होता है, हो सकता है अब जैसे हमारे पास रेगुलरली मैसेजेस आते हैं बैंक की तरफ से, आपने अपने कहीं पे पेमेंट की है या OTPs आ रहे हैं, तो वो बैंक आपको रेगुलर अपडेट करता रहता है। मान लीजिए इसके चार्जेस होते हैं, एक्चुअल में इसके भी चार्जेस होते हैं, आपके ATM कार्ड्स के भी चार्जेस होते हैं, तो जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कर रहा है उसके स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं। तो हुआ क्या, बैंक ने 20 रुपीज़ काट लिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि बैंक ने पैसे काटे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरी कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस अलग है और मेरी पासबुक जो बैंक के पास मेंटेन होती है उसका जो बैलेंस है वो अलग है। अब रिकंसाइल करने का तरीका क्या है, या तो मेरी कैश बुक पासबुक जैसी बन जाए, यही करते हैं। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर बच्चा है जिसके पास 10 रुपीज़ है, एक कहता है कि मेरे पास 12 रुपीज़ है, अब वो कहते हैं इन दोनों के पास किसी भी तरीके से सेम अमाउंट कराओ, या तो अब दोनों के पास 10 रुपीज़ हो जाए या फिर दोनों के पास 12 रुपीज़ हो जाए। यही होती है रिकंसिलिएशन, कि हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं कि इसके पास जितना है उसके पास भी उतना रहे। तो या तो ये दोनों 10 हो जाएंगे, मतलब अगर ये दो स्टूडेंट्स थे, दिस इज राम एंड दिस इज श्याम, या तो श्याम अपने पैसे कम कर दे और उसके पास भी 10 रुपीज़ हो जाए, तो वो क्या कर देगा -2, या फिर राम कहता है कि नहीं मैं शाम की चीटिंग करूंगा, तो अगर शाम के पास 12 है मेरे पास भी 2 रुपीज़ और आ जाए, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं भी 12 पर पहुंच जाऊंगा। सो ये दो अप्रोचेज हैं जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फॉलो करता है। या तो कैश बुक जो है वो पासबुक जैसी बन जाए, जहां पर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होगा और पासबुक तक हमें पहुंचना होगा, या फिर होगा इसका ऑपोजिट, मतलब हम बैंक बैलेंस पर होंगे और हमें जाना होगा कैश बुक के अंदर जो हमारा बैंक बैलेंस है वहां तक। तो अब इस केस में क्या करूं, अगर मेरी कैश बुक दिखा रही है और कैश बुक कहती है कि मुझे पासबुक जितना बैलेंस बनाना है, तो यहां पर क्या हुआ, 10,000 रुपीज़ मेरी कैश बुक के अंदर पड़े थे, जबकि मेरी पासबुक में 9980 थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्होंने 10,000 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ माइनस किए थे जो SMS चार्जेस थे। मुझे तो वो नहीं पता होंगे जब तक मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करूंगी, जब तक मैं अपनी पासबुक या फिर अपने जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं उसको नहीं खोलकर चेक करूंगी, मुझे नहीं पता होगा। अब जैसे ही मुझे पता चलेगा कि बैंक ने मेरे 20 रुपीज़ SMS चार्जेस के कारण काटे थे, तो मैं यहाँ पर वो 20 रुपीज़ डिडक्ट कर दूंगी। दिस विल गिव मी 9980 रुपीज़। तो ये वो अमाउंट रहेगी जहां पर मेरा बैंक और मेरी जो पासबुक है और मेरी जो कैश बुक है वो दोनों मैच कर जाएंगी। तो यहाँ पर राम और श्याम अब इस टाइम दोनों ने क्या किया है, अब उसके पास में अगर 9 रुपीज़ थे और मेरे पास 10 रुपीज़ थे, तो मैंने भी अपना 1 रुपी डिडक्ट कर दिया। अब ये मेरे पास भी 9 रुपीज़ है और सामने वाले के पास भी 9 रुपीज़ है। इस तरह की जब हम इक्वेशन करते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी बेसिकली एक्चुअल में होता भी है कि हम लोग पासबुक तक जाते हैं, क्योंकि हम बैंक को नहीं बोलेंगे कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज करो। इन एक्चुअल लाइफ क्या होता है, कोई भी पर्सन जाता है और बैंक से अपनी डिटेल्स निकाल कर ले आता है कि बैंक स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है और मैंने उनमें से कौन सा हिस्सा नोट नहीं किया है, क्या बैंक ने कोई मेरी एक्सेसिव अमाउंट डिडक्ट कर लिया है, तो उसके लिए मैं बैंक को बोल दूंगा। लेकिन मुझे जब ऑडिटर आकर पूछेगा तो वो डेफिनेटली मुझसे कुछ भी पूछेगा दैट इज गोइंग टू रिलेट टू ओनली एंड ओनली द पासबुक। पासबुक में जो बैलेंस दिख रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वही तो असली प्रूफ है कि मेरे बैंक में कितना पैसा है, या मेरे को जितना लग रहा है वो प्रूफ होगा। जो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। तो इसका मतलब ये रहता है कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम अपनी कैश बुक को, अपनी बुक्स को मैच करवाते हैं पासबुक के साथ में। चलिए अब देखते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक में है क्या। जब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ कैश बुक बनाते हैं, एक तरफ हम बनाते हैं पासबुक।
अब इन दोनों को इक्वेट करते हुए चलते हैं, तो आपको ये देखना होगा इसने क्या क्या चीज़ें नोट की हैं, इसने क्या क्या चीज़ें नोट की हैं, और अगर इनमें कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको सॉल्व करवाता है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को इसके नेचर के बारे में भी पता चले और उसी के साथ साथ आप इसकी डिटेलिंग भी समझ सकें। अमंग द फॉलोइंग which is not a part of double entry system of bookkeeping। वो कहते हैं कि जो हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसके अंदर जो हम नोट करते हैं चीज़ों को, वो इनमें से कौन से टॉपिक के अंदर नहीं है? बीआरएस में नहीं है, जर्नल के अंदर नहीं है, लेजर के अंदर नहीं है, या फिर बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या कहता है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, राइट। जब हम क्या करते हैं, अब हर चीज का हम डबल पार्ट नोट करते हैं, मतलब डबल एस्पेक्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट नोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इजी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका आंसर कहाँ से रिलेटेड करोगे? अगर मैं जर्नल की तरफ देख रही हूँ तो जर्नल तो वैसे भी कहता है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं लेजर की। लेजर तो टैबुलर फॉर्म में बनाता है और यहाँ पर कहता है डेबिट और यहाँ पर कहता है क्रेडिट। बैलेंस शीट क्या कहती है? उसमें भी डेबिट क्रेडिट होता है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, वहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं दिखती, वहां पर आपको एक साइड दिखती है एसेट, एक साइड दिखती है लाइबिलिटी। लेकिन एंड में फिर वही कॉन्सेप्ट आता है कि जितने पैसे आपने बिजनेस में लगाए हैं आपने उतना ही तो बिजनेस पे खर्चा किया होगा, तो ये भी क्या कर जाते हैं? इक्वेट। लेकिन जो बीआरएस है वो कहता है आप अपनी पासबुक निकालिए, आप अपने पास जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं बैंक की वो निकालिए और दोनों में जहां जहां पर डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व कीजिए। तो वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंडर नहीं आता। तो इसका आंसर आपका रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द पर्पस बिहाइंड प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। ये जो बीआरएस हम बनाते हैं वो हम क्यों बनाते हैं? पहला पार्ट कह रहा है कि हमने अपनी कैश बुक को सही करना है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि हमने पासबुक को सही करना है, तीसरा पार्ट कहता है टू फाइंड द रीजंस बिहाइंड द डिफरेंसेस, एंड द फोर्थ वन इज प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। वाई डू वी प्रिपेयर द BRS? मैंने आपको भी वो बताया था कि हम क्या करते हैं, हम कैश बुक बनाते हैं, हम पासबुक बनाते हैं और इन दोनों बुक्स को हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। तो अब ये सोचिए कि यहाँ पर क्या है, क्या मैं कैश बुक सही कर रही होती हूँ अपनी, या मैं अपनी पासबुक सही कर रही होती हूँ, या फिर इन दोनों के डिफरेंसेस ढूंढती हूँ, या फिर बैलेंस शीट। जो मैंने बिगनिंग में पार्ट बताया था तो हो सकता है बच्चों के दिमाग में सिर्फ ये चीज रह जाए टू करेक्ट द कैश बुक, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो BRS बनता है वो इनके डिफरेंसेस के पर्पज से बनता है। हम कैश बुक ऑन अ नॉर्मल नोट सही करते हैं, जबकि अकाउंट्स के अंदर दोनों अप्रोचेस गिवन है कि या तो आप अपनी कैश बुक सही कर लो या आप अपनी पासबुक सही कर लो। ये दोनों अप्रोचेस रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या रहता है कि क्यों ना हम अपनी कैश बुक के अंदर जो पासबुक के अंदर एंट्रियां थी उनको डालकर सही कर दें। तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि ये चीज़ करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी कैश बुक को सही कर रहे हैं। कई बार पासबुक में भी गलतियां होती हैं, उनको भी सही करवाना होता है। तो हमारा पर्पस इन दोनों में से किसी एक को सही करना होता ही नहीं है। हम सिर्फ वो डिफरेंसेस ढूंढने वाले हैं और वो डिफरेंसेस के रीज़न क्या रहे होंगे उन पर वर्क करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पर्पस बिहाइंड प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज टू फाइंड द रीजंस बिहाइंड द डिफरेंसेस। सो इसका आंसर है ये डिफरेंसेस को ढूंढना, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट भी होंगी, विड्रॉल भी होंगी और बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी एक पर्टिकुलर पीरियड की। तो BRS उसके उस टाइम पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको सही से नोट करना सिखाता है, उनके जो डिफरेंसेस हैं उन्हें सॉल्व करवाता है। अगला क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेफर्स टू। ये जो हमने BRS बनाया है वो एग्जैक्टली क्या है? क्या ये कैश बुक का पार्ट है, क्या ये पासबुक का पार्ट है, क्या ये अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है,
क्या ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है दैट ओनली रिकंसाइल्स द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक? अब ये आप सोचिए कि बीआरएस कैश बुक का पार्ट है क्योंकि ये कैश बुक की करेक्शन करता है, या फिर ये पासबुक का पार्ट है क्योंकि ये उन दोनों की करेक्शन करता है, या फिर ये ओवरऑल अकाउंटिंग साइकिल का ही पार्ट रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कैश बुक तो हमारे अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा है और ये सही करनी है तो ये तो चाहिए ही चाहिए। और आखिरी है कि वो कुछ भी नहीं है इनमें से, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जो कि इन दोनों से अलग चलती है। इसका आंसर है बीआरएस डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो अकाउंटिंग साइकिल क्या था? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, वो सब चीजें जो हम बनाते हैं ये उनसे डील करता है, तो इसका मतलब ये उनमें से किसी का पार्ट नहीं है। और कैश बुक और पासबुक तो ये बेस लेता है करेक्शन करने के लिए, तो वो भी इसका पार्ट, ये कैश बुक और पासबुक का पार्ट नहीं बन सकता। इट टेक्स रेफरेंस from the cash book and passbook to find out the difference and to clarify those differences। तो इसका मतलब यह है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जो रिकंसाइल करती है आपकी कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस को। अगला, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक रेफर्स टू वाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस। अब वो कहते हैं हमारे पास जो हमने कैश बुक बनाई थी, ये कैश बुक का मतलब कैश नहीं है, यहाँ दोबारा बता रही हूँ, ये बैंक बैलेंस की बात कर रहा है। वो कहता है जो मेरे पास बैंक में बैलेंस दिख रहा है, अगर वो बैलेंस क्रेडिट साइड पर दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जब हम बीआरएस बना रहे हैं तो उसका हम क्या करेंगे? क्या ये मेरे बैंक में पड़े हुए पैसे की बात कर रहे हैं, या कैश इन हैंड है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव? इन तीनों में से कोई भी नहीं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इधर बैलेंस नहीं आ रहा, वो इधर आ रहा है, तो वो बैलेंस हमारे पास बीआरएस में कैसे ट्रीट होता है? इसका आंसर है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट आंसर क्यों है? अगर आपके पास डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है आपके पास कोई एसेट है, अगर बैंक में पैसा पड़ा होगा तो यहाँ पर आएगा कैश एट बैंक, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा कि वो एक लायबिलिटी है, तो जो लायबिलिटीज है वो क्या होंगी? बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक ओडी भी कहते हैं उसको। अब ये बैंक ओडी है क्या? क्या होता है कि जब नॉर्मल पर्सन्स तो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, जो सैलरीड पर्सन हो गए वो क्या करेंगे? वो सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे, उस अकाउंट के अंदर वो पैसे डालते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी सैलरी आएगी उसमें सेव करते जाएंगे। लेकिन बिजनेसमैन को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सेविंग नहीं कर रहा होता, वो मनी का मोबिलाइजेशन कर रहा होता है। ही हैज़ टू कीप ऑन मूविंग द मनी इन ऑर्डर टू अर्न। तो कई बार क्या होता है कि पीछे से पेमेंट्स नहीं आती, लेकिन कोई पर्टिकुलर, अभी जैसे उनके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ पड़े थे और उनसे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने मांग लिए हैं पैसे, तो उनको 12,000 रुपीज़ देने हैं। अब उनके पास पैसे तो कम पड़े हैं बट उनको चाहिए ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं? वो बैंक से फॉर द टाइम बीइंग एक शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं, जो चेक काट कर देंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को, वो 12,000 का देंगे। मतलब आपके बैंक अकाउंट में पड़े 10,000 थे और निकल 12,000 गए हैं, तो दैट मीन्स आपके पास क्या है? नेगेटिव 2,000 का बैलेंस है। ये जो नेगेटिव 2,000 है वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है, तो ये आपकी किस तरफ दिखेगी? क्रेडिट साइड पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वो कहते हैं बीआरएस क्यों बनाया जाता है? ये उसके एडवांटेजेस में से बनाया हुआ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ईपीएफओ का बेसिक वर्किंग है, बिकॉज ईपीएफओ नॉर्मली टेस्ट्स योर कंसेप्चुअल पार्ट, दे आर नॉट गोइंग इन डिटेल। वो ज़्यादा डिटेल में घुसकर वो आपको वो टेक्निकल चीज़ों से ऊपर, वो जो ऊपर ऊपर के पॉइंट्स है ना, वो उन्हीं को ट्विस्ट करके आपके सामने क्वेश्चन रख देते हैं। तो ये कुछ वैसा सा ही बना है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होती है वो किस लिए हो रही है? क्या एक्चुअल बैंक बैलेंस जानने के लिए प्रिपेयर होती है? ये इसलिए प्रिपेयर होती है बिकॉज इट डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट्स। एम्बेजलमेंट्स मीन्स
चोरी, जो फ्रॉड्स हो जाते हैं आपके पैसे के, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर आपकी बहुत मेजर सेल्स होती हैं तो ऐसे जैसे पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, तो अभी तो खैर कोविड-19 के कारण द सेल इज डाउन, बट अदरवाइज क्या होता है कि उन लोगों के पास अच्छे पेट्रोल पंप्स में एक एक दिन की बहुत मेजर सेल होती है, तो वो क्या करते होंगे, वो पूरा का पूरा पैसा वहां पेट्रोल पंप पे तो नहीं रखते होंगे, बाय द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू सबमिट दैट मनी इन द बैंक। तो वो पैसे की जो वो जमा करवाने जाते हैं तो उसका भी तो ध्यान रखना होता है। आपने 10 लाख रुपए जमा कराने के दिए हैं और वहां पर आपके कितने जमा हुए हैं वो पता नहीं है, तो आपको वो भी तो देखना होगा। फिर अगला कहता है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ कैश बैलेंस इन द कैश बुक। हमें कैश बैलेंस की भी तो वैल्यू निकालनी है, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो कैश बैलेंस दिख रहा है वो सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और आखिरी पॉइंट कहता है बोथ ए एंड बी। इनमें से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा वैलिड लग रहा है टू एक्सप्लेन BRS? अगर आप BRS को बनाने का रीजन ढूंढ रहे हैं तो वो बेसिक है कि हमें एग्जैक्ट बैंक बैलेंस जानना होता है जो अभी होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कई बार बैंक्स भी तो गलती करते हैं, अगर हम गलती कर सकते हैं, अगर बैंक ने गलती से मेरे कुछ पैसे काट दिए तो मैं अपने बैंक में जाकर उसको करेक्ट करवाऊंगी, क्योंकि मैंने कैश बुक में अपना सही बैलेंस ऑलरेडी नोट किया होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी बुक्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो पूरी बैंक स्टेटमेंट निकल कर आती है उसके अंदर वो देखते हैं कि ये वाले चेक के बारे में पता नहीं चल रहा, ये वाली चीज कहाँ गई, वो ट्रांजैक्शंस ढूंढेगा, अगर कोई ट्रांजैक्शन गलती से उसकी बुक्स में नोट हो गई है उसको वो जाकर करेक्ट करवाएगा। तो यहां पर बैंक बैलेंस वाला पॉइंट आएगा। दूसरा आता है डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट। मैं 10 लाख रुपए जमा करवाने गई थी और हुआ क्या, बीच में से 2 लाख रुपए किसी ने ले लिए, तो मैंने 8 लाख जमा करवाए होंगे। अगर मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ की है, आई हैव मेड सम काइंड ऑफ फ्रॉड, तो वो तभी पता चल पाएगा जब बुक्स में लिखा होगा कि 10 लाख जमा हुए हैं और जब वो एक्चुअल चेक करेंगे तो वो 8 लाख पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आकर ये जो डिफरेंस है दैट विल क्रिएट द ट्रबल, जिसके कारण वो चीज पकड़ी जा सकती है। अगला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैश बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक तो पहले से ही बनी होती है, ये तो हमारी बुक्स हैं जहां पर हमने नोट किया होगा कि एग्जैक्टली हमारे बैंक में पड़े हुए पैसे का हम क्या और कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो BRS के अंदर इसकी रेफरेंस चलती है, तो वो कहते हैं इट डज नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बैलेंस। तो इसका आंसर रहेगा बोथ A एंड B। ठीक है, तो इसका आंसर है बोथ A एंड B, जहां पर आपके बैंक बैलेंस और चोरी दोनों की बात की जाएगी। ये उसके एडवांटेजेस में से एक है, उसकी इंपॉर्टेंस जो थी उसकी इंपॉर्टेंस में से बना हुआ क्वेश्चन है। अगला है रीजंस बिहाइंड द डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक। अब ये जो डिफरेंसेस आते हैं कि कैश बुक अलग वैल्यूज बता रही है और पासबुक अलग वैल्यूज बता रही है, आपके बैंक बैलेंस को ये कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहा है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्या इनमें टाइमिंग के डिफरेंसेस होते हैं कि एक जगह हमारे पास क्या हुआ, कैश बुक कहते हैं मैंने चेक लगा दिया बैंक के अंदर और बैंक कहता है सर अभी चेक क्लियर कहाँ हुआ है। अगर ये वाली सिचुएशन आ रही है तो इस तरह की सिचुएशंस को हम टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, अब वो कहते हैं अब इसने कोई चीज नोट करी है वहां पर गड़बड़ कर दी। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक ने कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की हैं जो शायद हमें नहीं पता होंगी या बैंक में कोई गड़बड़ हो गई, या वो कहते हैं ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंसेस इन द कैश बुक एज वेल एज द पास बुक। इसका आंसर, इट्स एन इजी क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि क्या होता है टाइमिंग डिफरेंस, मैंने आपको बताया एक चेक को क्लियर होने में रफली 3 दिन लगते हैं। मैं अपनी बुक्स में नोट करती हूँ और बोलती हूँ कि 31 मार्च आ गया, मैंने तो अपने बैंक में चेक लगा दिया है, मेरे बैंक में 10,000 रुपए दिख रहे होंगे। बैंक कहता है 31 मार्च को आपने चेक लगाया है, अभी आपके चेक को क्लियर में होने में लगेंगे 3 दिन। तो जब ऑडिटर आएगा, मैं कह रही हूँ मेरे बैंक में 10,000 पड़े हैं, लेकिन 31 मार्च को मेरी जो पासबुक होगी उसमें ये 10,000 कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो चेक क्लियर नहीं हुआ। और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नोट की, बैंक ने अभी तक नहीं की, वहां पर आया। इसने कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सोचा कि बैंक में जमा हो गई है। कई बार ये भी होता है कि एक चेक होता है हमने जमा कराने के लिए रखा था वो ड्रॉर में ही रह गया,
तो वो अगर ड्रॉर में रह गया, मैं कह रही हूँ मेरे बैंक में पैसा आया लेकिन बैंक कहता है चेक कहाँ है, तो वो वाली चीजें भी यहाँ आ गई। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, जो हमारी बैंक चार्जेस नोट हो रहे हैं, ये जो एसएमएस और एटीएम वगैरह का पैसा कट रहा है, वो मुझे थोड़ी पता चलेगा जब तक मैंने अपनी पासबुक नहीं देखी होगी। तो इसीलिए हमारे पास डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। अब यहां पर मैं बना रही हूं एक कैश बुक और एक मैं बना रही हूं पासबुक। अब वो कहते हैं बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इज ट्रीटेड एज, जो हमने बैंक चार्जेस हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए हैं। पहले तो आपको ये सोचना होगा कहाँ रिकॉर्ड नहीं किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वेगली क्रिएटेड है। डिडक्शन फ्रॉम कैश बुक, क्या मैं अपनी कैश बुक में से उसे माइनस कर दूंगी। देन एडिशन इन पासबुक, क्या मैं उसको पासबुक में ऐड कर दूंगी। बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। अब मैंने आपको कहा था या तो हम कैश बुक को करेक्ट कर सकते हैं या हम पासबुक को करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसके करेक्शन की बात हो रही है, ये क्वेश्चन में ढूंढो। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, मेरी पासबुक के अंदर क्या मेरे बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्या बैंक जहां से कमाई करता है क्या वो पैसा रिकॉर्ड उसने नहीं किया होगा। इसका मतलब अगर जो भी मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा होगा उसमें से मेरे पास बैंक के चार्जेस माइनस ऑलरेडी हुए होंगे। अब मैं क्या करूंगी, उसका कैश बुक में से वो चीज माइनस नहीं हुई, मतलब अब कैश बुक पासबुक की चीटिंग करने वाली है। कैश बुक पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना चाहती है, तो उसे भी क्या करना होगा, अगर पासबुक का बैलेंस लो हो गया है तो कैश बुक को भी क्या करना होगा, अपना बैलेंस लो करना होगा। तो इसका आंसर होगा डिडक्शन फ्रॉम कैश बुक। अगर किसी पर्सन ने बीआरएस अच्छे से किया हुआ है तो आई एम डेफिनेटली श्योर वो एडिशन इन पासबुक पर भी अटका होगा। लेकिन ध्यान रखना, आई एम नॉट गोइंग टू करेक्ट द पासबुक हेयर, आई एम गोइंग टू करेक्ट द कैश बुक जस्ट बिकॉज दैट इज रिटन इन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट ओनली। इस स्टेटमेंट में ही क्लियरली डिफाइंड है कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। पासबुक में तो वो बैंक चार्जेस नोट हुए ही होंगे, कहाँ नोट नहीं हुए होंगे, कैश बुक के अंदर। तो इसीलिए हम अपनी कैश बुक को ही करेक्ट कर रहे हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी वाली अप्रोच लेनी है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका आंसर है डिडक्शन फ्रॉम कैश बुक, क्योंकि ये हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन ये कहता है हाउ विल द अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया है, ये मेरी पासबुक है और ये मेरी कैश बुक है, बैंक ने डेबिट कर दिए हैं मेरे अकाउंट्स के अंदर। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जो कैश बुक के अंदर हमारे पास पैसा आता है वो डेबिट साइड पर आता है, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरे पास पैसा आ रहा है और जब पैसा जाता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। जो पासबुक होती है वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको पैसे दे रही हूँ तो मैं तो गिविंग एंड हूँ, आई एम गिविंग द मनी टू यू, बट सिंस आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, आप रिसीविंग एंड पर हैं। तो इसका मतलब वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बैंक में पैसा जमा करा रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि मेरी तरफ से पैसा जा रहा है, लेकिन बैंक कहता है मेरे पास तो पैसा आ रहा है। तो हमारी डेबिट क्रेडिट और पासबुक की डेबिट क्रेडिट उल्टी होती है। दैट मीन्स इफ वी शो दैट द मनी इज बीइंग रिसीव्ड बाय अस, हमसे पैसा रिसीव हो रहा है तो वो डेबिट साइड पर है। पासबुक बोलेगी अगर वो पैसा डिडक्ट कर रही है तो वो कहाँ डालेगी, डेबिट साइड पर। तो आप एक पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा उसका ऑपोजिट है। अगर कैश बुक कहती है कि पैसा आ रहा है तो वो डेबिट साइड पर डालूंगी, पासबुक कहती है वो पैसा जो आ रहा है वो मैं क्रेडिट साइड पर डालूंगी। अब वो कहते हैं कि जो रॉन्गली डेबिटेड अमाउंट है, मतलब बैंक ने मेरा पैसा डिडक्ट किया है, यहाँ पर 3600 रुपीज़ बैंक ने मेरे डिडक्ट कर दिए हैं गलती से। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी एक अकाउंट में से पैसे काटने थे या आपके फ्यूचर के अमाउंट के पैसे उन्होंने अभी डिडक्ट कर लिए हैं। तो आप क्या करेंगे इन बीआरएस व्हेन देयर इज एन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। वो यहाँ पर कहते हैं आपकी जो कैश बुक है उसके अंदर एक ओवरड्राफ्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि वो ओडी है। तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, क्या आप ऐड कर देंगे कैश बुक के बैलेंस के अंदर, मतलब इस बैलेंस के अंदर इसको रिकॉर्ड कर देंगे डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक। अब ये पैसा यहाँ से डिडक्ट हुआ है तो क्या आप यहाँ से भी डिडक्ट कर देंगे। दूसरा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एडेड इन पासबुक।
क्या हम पासबुक के अंदर इस पैसे को ऐड कर देंगे या फिर पासबुक के अंदर इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, ये आपके पॉइंट्स कह रहे हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ना इसके अंदर दो आंसर्स निकल कर आ रहे हैं। अब यहां पर क्या है, ट्रीटेड इन द BRS व्हेन देयर इज एन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब हमें बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का। ये चीज ओडी है और ये करेक्ट करेगी यहां से यहां तक जाने के लिए, जिसका बैलेंस दिया होता है उसकी करेक्शन शुरू होती है। तो अगर यहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव बैलेंस चल रहा था, वो कहते हैं कि बैंक ने हमारे और पैसे काट लिए हैं। अब जिस टाइम मेरा ऑडिटर आके पूछेगा कि आपका बैंक बैलेंस क्या चल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में 3600 रुपए पड़े हैं, बैंक बोलेगा नहीं पड़े हैं, तो वो कहेगा कि मेरे पास कंक्लूसिव प्रूफ क्या है। आप एक काम करो, अभी आप अपनी पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिखा दो, जिस वक्त बैंक आपके वो पैसे वापस डाल देगा, ये 3600 रुपए जो रुपए हैं ये एक्चुअल में मेरे अकाउंट के अंदर दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए? दिखने चाहिए, क्योंकि ये मेरी पैसे थे, लेकिन गलती से बैंक ने काट के किसी और के अकाउंट में डाल दिए हैं। अब क्योंकि मैंने अपनी कैश बुक बनाई थी, मैं ढूंढूंगी ये 3600 रुपए की ट्रांजैक्शन मुझे तो कहीं नहीं दिख रही, मैं बैंक में जाकर रिपोर्ट कराऊंगी और इसको सही करवाऊंगी। बट द पॉइंट इज, अगर उस पीरियड में ऑडिटर आ गया और वो मुझे कह रहा है कि ये वाले टाइम पर आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो आप पहले उसको मैच करवाओ, तो मैं अपने कैश बुक के अंदर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को अभी के लिए नोट करूंगी, और बाद में जब बैंक इस चीज को करेक्ट कर चुका होगा, मैं भी अपनी बुक्स के अंदर उसको अपडेट कर दूंगी। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो 3600 रुपए हैं वो मुझे कैश बुक के अंदर भी डिडक्शन के तौर पर दिखाने हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बैलेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें एक और नेगेटिव क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है। तो जब अगर सिर्फ बच्चा यहाँ वाले पॉइंट को देख रहा है, वो बोलेगा ये तो डिडक्ट होगा कैश बुक में, बट ऐसा नहीं है। ये ओवरड्राफ्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ओवरड्राफ्ट भी नेगेटिव था, ये अमाउंट भी नेगेटिव थी, तो ये वाली अमाउंट के अंदर ये वाली अमाउंट क्या हो रही है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहां पर आप एडेड इन कैश बुक बैलेंस को लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक चीज आपकी ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके अंदर एक और नेगेटिव अगर आप डाल रहे हैं तो वो नेगेटिव नेगेटिव उस पर्टिकुलर चीज के अंदर तो वो प्लस हो रही है, तो आपको एडेड इन कैश बैलेंस को ऑप्ट करना है। दिस इज द पॉइंट जहां पर ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। अगला क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। प्रिपेयर कौन करता है ये स्टेटमेंट, जो BRS बनाते हैं, मैंने BRS के आपको इतनी डिटेल्स बता दी, ये कौन बनाता है, क्या कंपनी को ऑडिटर बनाता है, क्या ये कंपनी का अकाउंटेंट बनाता है, या वो बैंक बनाता है जिसके पास हमारा अकाउंट है, या इनमें से कोई भी नहीं। दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, कौन बनाता होगा BRS? BRS आपका अकाउंटेंट बनाता है, अकाउंटेंट आपका BRS की स्टेटमेंट बनाता है, कैश बुक भी यही मेंटेन करते हैं, और इन लोगों को देखना होता है कि जो हमने बैंक बैलेंस दिखा रखा है अपनी बुक्स के अंदर वो कितना डिफरेंट है हमारी पासबुक से। हम वो दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा अकाउंटेंट बनाता है, ऑडिटर तो आकर सिर्फ इसको रिव्यू करता है कि क्या ये सही है कि नहीं, और बैंक ने तो सिर्फ अपनी स्टेटमेंट बनानी है, वो हमारे अकाउंट्स क्यों मेंटेन कर रहा होगा, तो वो तो अपनी बुक्स में मेंटेन कर रहा है, वो अपने खातों में लिख रहे हैं बंदे ने पैसे, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने पैसे डाले हैं, और हम अपनी बुक्स में नोट कर रहे हैं कि हमने अपने अकाउंट में पैसे डाले हैं। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं वी हैव डिपॉजिटेड मनी एंड बैंक सेज कि दे हैव रिसीव्ड मनी। तो एक तरफ हम बोल रहे होते हैं कि पैसे गए हैं बैंक में, और बैंक कह रहा है हाँ जी पैसे आए हैं, तो ये चीज रिकंसाइल हो रही है। ये वाली चीज तभी हो पाती है जब हम भी बुक्स बना रहे हैं, वो भी बुक्स बना रहे हैं, और हम दोनों बुक्स को कंपेयर कर रहे हैं, ताकि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मिस ना हो जाए। अगला क्वेश्चन, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक कई बार हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब जैसे अगर मैंने कोई लोन लिया होगा तो बैंक मुझे जब भी उसकी पर्टिकुलर डिडक्शन कर रहा होगा वो मुझे फ़ोन नहीं करेगा कि मैं आपके अकाउंट में से पैसे काट लूँ, क्या मैं डिडक्ट कर लूँ ये पैसे, वो ऑटोमेटिक होता है। तो क्या होगा,
इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, बैंक ने मेरे अमाउंट जो जितना भी बैलेंस दिख रहा होगा उसके अंदर से उन्होंने एक इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया है। तो वो कहते हैं अगर वो इंटरेस्ट उन्होंने डिडक्ट कर लिया है तो, और इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और आपके पास जो गिवन है इफ द बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, आपके पास जो बैलेंस है वो पासबुक के अकॉर्डिंग गिवन है। इसका मतलब क्या है, अब हमें पासबुक को कैश बुक तक पहुंचना है, जिसका बैलेंस दिया हो हम उसको फॉलो करते हैं। अगर इस केस में पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हमें कैश बुक तक जाना होगा। अब कैश बुक में क्या होगा अभी आपको सोचना होगा। पासबुक कहती है इंटरेस्ट डिडक्ट हो गया, कैश बुक कहती है मुझे तो पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है, और हमें सब कुछ कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। मतलब हो सकता है इसमें पड़े हैं 12 रुपीज, इसमें पड़े हैं 10 रुपीज, और वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 12 में से 2 माइनस हो गए हैं। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इफ द बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन 10 रुपीज पड़े हैं और हमें चीटिंग किसकी करनी है, कैश बुक की। अगर मुझे कैश बुक की तरफ जाना है तो अब मैं क्या करूं, अब ये आप देखिए, एडेड इन द बैंक स्टेटमेंट, देन अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट, देन वी हैव अमाउंट इज एडेड इन द कैश बुक, अमाउंट इज डिडक्टेड इन द कैश बुक। अब यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन को ही अच्छे से समझा था तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैश बुक की कोई करेक्शन नहीं है। मुझे कैश बुक में कुछ भी करेक्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे पासबुक को सही करना है, कैश बुक को नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इफ द पासबुक बैलेंस इज गिवन दिस हैज टू बी करेक्टेड, इसके 10 रुपीज इसके 12 के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूं, अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और मेरा बैलेंस अभी लोअर है तो मुझे उसकी चीटिंग करनी है, तो मुझे भी अपना बैलेंस क्या करना होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, मुझे अपना बैलेंस इंक्रीज करना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, द अमाउंट इज एडेड बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट, आपकी पासबुक को कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर 12 रुपीज थे, हमारे पास भी पासबुक में 12 रुपीज थे, अब यहां से अगर 2 रुपीज माइनस हो गए थे, हम कह रहे हैं 10 रुपीज है, ये कहता है ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, तो मुझे इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट खत्म करना होगा। अगर यहाँ पर -2 है तो अब मैं इसको काट तो सकती नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगी, न्यूट्रल करने के लिए +2, तो ये खत्म हो गया एंड द बैलेंस अगेन बिकम्स 12। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है आपकी कैश बुक और पासबुक में। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, कुछ केसेस में आपको कैश बुक को पासबुक तक लेकर जाना होता है, और कुछ केसेस में आपको पासबुक को कैश बुक तक लेकर आना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्या हमें कैश बुक को करेक्शन करें या फिर हम पासबुक को। देन नेक्स्ट, अ चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट इट इज नॉट पेड बाय द बैंक। देन हुआ क्या है, मैंने बैंक के अंदर कोई चेक लगाया एंड आई एम थिंकिंग मेरे बैंक में पैसे आ गए, लेकिन वो पैसे बैंक में नहीं आए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या वो चेक डिसऑनर हो गया है या वो चेक इंडोर्स हो गया। इंडोर्स होता है कि एक चेक मेरे पास है वो मैंने किसी और को दे दिया, डिसऑनर होता है कि वो चेक कहीं ना कहीं बैंक्स एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। देन क्लियर्ड बाय द बैंक, बैंक ने जो मैंने उनको चेक दिया था वो चेक उन्होंने क्लियर कर दिया है, और वो कहते हैं नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। चेक डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन बैंक में वो बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और वो ऐसा क्यों होगा, दैट्स बिकॉज हो सकता है, ओके दिस इज अ वेरी नॉर्मल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने अपने बैंक में पैसे डाले, मेरे बैंक में पैसे पड़े थे, कोई पर्टिकुलर पर्सन आया, उसने मुझे बोला कि मैम मेरी पेमेंट करनी थी आपने। मैं कहा मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे बैंक में से ऑलरेडी 2000 के आसपास कट गया। मेरे बैंक में आज 8000 पड़े हैं, लेकिन मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन को 10,000 का चेक काट के दे दिया। जब इस पर्टिकुलर पर्सन ने बैंक के अंदर वो चेक लगाया होगा, बैंक बोलेगा देयर इज इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। आप मांग रहे हो कि निहारिका के अकाउंट में से वी नीड 10,000 रुपीज, बट वो तो सिर्फ 8,000 रुपीज दिखा रहा है। ऐसा नहीं होता कि अभी 8,000 निकाल लेते हैं, बाद में 2 और निकाल लेंगे। तो या तो ये पूरे 10,000 निकलेंगे या पूरे ही नहीं निकलेंगे। अगर वो चेक अब यूजलेस हो गए, क्योंकि ये चेक कैंसिल हो जाएगा,
इसको हम कहते हैं डिसऑनर बाय द बैंक। अब एंडोर्समेंट के केस में जिन्होंने एंडोर्समेंट टर्म पढ़ी हुई है वो भी तो सोचेगा कि मैम अगर चेक एंडोर्स हुआ है, चेक एंडोर्समेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन है एक्स, उसने एक चेक रिसीव किया, उसने अपने बैंक में ये चेक लगाया ही नहीं, उसने ये चेक मिस्टर वाई को दे दिया, तो यहाँ पर तो चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ बैंक में जहां पर ये बात उठती। तो इसीलिए इसका आंसर है डिसऑनर बाय द बैंक। चेक डिसऑनर भी हो जाते हैं जिसे हम चेक बाउंसिंग भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण हमारा चेक डिसऑनर हो जाता है। कई बार चेक्स ऐसे भी डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बोल देते हैं कि आपने डेट गलत डाल दी है, या आपने चेक के अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम गलत लिख दिया है, या आपके साइन मैच नहीं कर रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन, बैंक स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, बैंक स्टेटमेंट को और क्या कहते हैं? क्या इसको कैश बुक कहते हैं, पासबुक कहते हैं, बैंकर्स बुक कहते हैं, या हम अकाउंट बुक कहते हैं? बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है? अगर आपने पीछे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुना है तो आपको इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर है पासबुक, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है, पासबुक जो होती है वो ना एक बुकलेट जैसी दिखती है, इट्स अ लॉन्ग बुकलेट, और इस बुकलेट के ऊपर आपका अकाउंट नंबर और बाकी सब डिटेल्स होती हैं। इसको अगर आप खोलते जाएंगे तो ये आपकी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के अंदर बात की जाए तो ये लैंडस्केप मोड की तरह होती है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये एक बाइंडेड बुक होती है, जबकि बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, अभी भी आप कभी भी अपनी, जैसे मान लीजिए आपके पास किसी पर्टिकुलर बैंक की ऐप है, मान लीजिए HDFC की है या फिर ICICI की है, आप उसमें जाकर खोलेंगे तो वहां पर क्या होगा, जब आप जैसे ही अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकालेंगे तो वहां पर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर पिछली कुछ ट्रांजैक्शंस को रिव्यू कर सकते हैं। वो लूज फॉर्म में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उनको हम बैंक स्टेटमेंट बोल देते हैं, और जो बाइंडेड फॉर्म में आ जाती है वो पासबुक है। लेकिन दोनों की दोनों हमारे बैंक में होने वाली ट्रांजैक्शंस को बताती है, तो इसीलिए जनरली इनको साइनोनिम्स के तौर पर कहा जाता है। तो ये आ गया हमारा आज का टॉपिक। अगर इन केस आप हमारे किसी भी तरह के जो कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे हमारा गैप का हो, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लॉज का हो, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज हो, इन केस यू आर इंटरेस्टेड, काइंडली विजिट आवर वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स। थैंक यू।